स्वागत है आप सबका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, आज के एपिसोड में बात करेंगे भारत की पहली महिला चिकित्सक के बारे में, यानी इंडिया की पहली लेडी डॉक्टर के बारे में, जिनकी अभी 3 दिन पहले बर्थ एनिवर्सरी थी, लेकिन उस दिन किसी कारणवश प्रोग्राम को कवर नहीं किया जा सका। आज इस प्रोग्राम को इसलिए कवर कर रहे हैं कि इस महान महिला के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को जानना हर देशवासी के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत मोटिवेशनल है। स्त्रियों के शक्ति, उनकी क्षमता, उनके जो आत्मविश्वास है, उसमें किसी भी व्यक्ति का विश्वास और बढ़ जाएगा इनके बारे में जान करके। तो आज हम भारत की पहली महिला चिकित्सक की जयंती के संदर्भ में उनकी जो अमर गाथा है, उसके अविस्मरणीय पहलुओं पर चर्चा करेंगे। एक ऐसी महिला जिसका सबसे बड़ा सपना था वेस्टर्न मेडिसिन का अध्ययन, सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ी ऐसी महिला जिसने ईसाई धर्म में धर्मांतरण करने की शर्त को नामंजूर किया। महाराष्ट्र की पहली महिला, यानी पहली मराठी महिला जिन्होंने विदेश में अध्ययन किया। वेस्टर्न मेडिसिन में पहली भारतीय महिला डॉक्टर के रूप में जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया था। एक ऐसी महिला जिसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था कि तुम हमारे आधुनिक युग की सबसे महानतम महिलाओं में से एक हो और तुम्हारी शिक्षा के लिए मैं 100 रुपए का योगदान देने की आकांक्षा रखता हूं। एक ऐसी महिला जिसके काम और संघर्ष के लिए क्वीन विक्टोरिया ने बधाई संदेश भेजा था। एक ऐसी महिला जिसके नाम पर शुक्र ग्रह के एक क्रेटर का नाम रखा गया। भारत की वह महिला जिसकी आत्मकथा 1888 में एक अमेरिकी फेमिनिस्ट लेखिका कैरोलिन वेल्स हेले डॉल ने बड़े मन से लिखी थी। आनंदीबाई जोशी, हम लोग बात कर रहे हैं आनंदीबाई जोशी की, जो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। उनके साथ कादम्बिनी गांगुली को भी यही उपलब्धि हासिल है, लेकिन आनंदीबाई जोशी को एक बात जो अलग बनाती है वो ये है कि वह पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से वेस्टर्न मेडिसिन में अपनी पढ़ाई पूरी की। एक ऐसे समय में जब महिलाओं को शिक्षित करने में समाज हिचकिचाता था, असाक्षर महिलाओं को गृह कार्य में कुशल मानने की सोच ब्रिटिश भारतीय समाज में बलवती थी। विदेश जाकर पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करना केवल एलीट फैमिली की महिलाओं के लिए ही पॉसिबल माना जाता था। ऐसे समय में जिन महिलाओं ने शैक्षणिक जागृति को एक नया अंजाम दिया, उनमें आनंदीबाई जोशी का नाम प्रमुख है। उनका मूल नाम यमुना जोशी था। उनका जन्म 31 मार्च 1835 को एक हिंदू चित्पावन ब्राह्मण परिवार में महाराष्ट्र के कल्याण शहर में हुआ था। उनका परिवार एक रूढ़िवादी जमींदार परिवार था, लेकिन कुछ ही समय में उनके परिवार ने अपना सारा धन वैभव खो दिया था। 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह उनसे 20 वर्ष बड़े एक विधुर व्यक्ति गोपालराव जोशी से हुआ। गोपालराव जोशी ने ही उन्हें आनंदी नाम दिया था। उनके पति एक पोस्टल क्लर्क के रूप में काम करते थे। उन्होंने आनंदीबाई को अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाना शुरू किया। उस समय गोपाल हरि देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के एक प्रमुख सामाजिक सुधारक थे, उन्होंने सामाजिक सुधार पर कई लेख लिखे थे, जिन्हें मराठी साहित्य में लोकहित वादांची सतपत्रे कहा जाता है। आनंदीबाई जोशी के पति गोपाल राव जोशी गोपाल हरि देशमुख के इस कार्य से बहुत प्रभावित थे और इससे उन्हें महिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा मिली और उन्होंने इसी के चलते अंग्रेजी को सीखना और बोलना बहुत आवश्यक समझा। जबकि उस दौर में ब्राह्मणों द्वारा अधिक बोली जाने वाली भाषा संस्कृत थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी को काफ़ी महत्व दिया। आनंदीबाई ने मात्र 14 वर्ष की उम्र में अपनी पहली संतान को जन्म दिया, लेकिन तत्कालीन ब्रिटिश भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं और देखरेख के अभाव के चलते मात्र 10 दिनों में उनकी संतान की मौत हो गई और इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया और उनके पाश्चात्य चिकित्सा में अध्ययन करने की सोच को भी इसी घटना ने दिशा दी। उस समय अधिकांश भारतीय महिलाएं प्रसव के लिए अथवा मेडिकल चेकअप के लिए पुरुष चिकित्सकों के पास कम ही जाती थीं। इस बात को महसूस कर आनंदीबाई जोशी ने अपने मन में ठाना कि अगर एक महिला डॉक्टर के रूप में वह अपनी भूमिका समाज में अदा कर पाएं तो ये उनके अस्तित्व की सार्थकता होगी। इसके बाद गोपाल राव ने यह फैसला किया कि वह आनंदीबाई को मेडिसिन की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजेंगे। उनकी उच्चतर शिक्षा में उनके पति ने उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान किया, क्योंकि उनके पति एक प्रगतिशील चिंतक थे और महिलाओं के शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने अपनी पत्नी का एक मिशनरी स्कूल में दाखिला भी करा दिया था और कालांतर में अपनी पत्नी के साथ कोलकाता चले गए थे। कोलकाता में उनकी पत्नी ने संस्कृत और अंग्रेजी भाषा बोलना सीखा।
18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुरुषों के लिए बहुत मुश्किल काम था कि वह अपनी पत्नियों के शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकें, लेकिन गोपाल राव आनंदीबाई के शिक्षा के विचार से काफ़ी प्रभावित थे और वो चाहते थे कि उनकी पत्नी चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए। एक दिन गोपाल राव रसोई घर में पहुंचे और आनंदीबाई पर अपनी नाराजगी यह देखकर जताई कि वह पढ़ने के बजाय रसोई घर में खाना पका रही है। जब आनंदीबाई ने अपने पति का इस प्रकार का समर्पण और समर्थन देखा तो उन्होंने अपनी शिक्षा पर और अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और इस प्रकार भारत को उसकी पहली महिला फिजिशियन मिली, जिन्होंने पेंसिल्वेनिया के वुमेन्स मेडिकल कॉलेज, जिसे ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, वहां से मार्च 1886 में मेडिकल डिग्री प्राप्त की थी। गोपाल राव ने अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में उनका दाखिला कराने के लिए प्रयास किया था, लेकिन कई विश्वविद्यालयों ने उनके सामने यह शर्त रखी कि युगल दंपति को ईसाई धर्म में धर्मांतरण करना होगा, लेकिन एक परंपरागत रूढ़िवादी ब्राह्मण युगल दंपति को यह स्वीकार नहीं था। और इसी बीच न्यू जर्सी की थियोडीशिया कारपेंटर को इस बात की जानकारी मिली, जो उस समय मिशनरी रिव्यू में प्रकाशित हुआ था। इस बात को जानकर उनके मन में आनंदीबाई के लिए करुणा जगी और आनंदीबाई के मेडिसिन के अध्ययन की प्रबल इच्छा और गोपाल राव के अपनी पत्नी के अनन्य समर्थन को देखकर कारपेंटर ने आनंदीबाई के साथ एक भावनात्मक रिश्ता बना लिया। उनके बीच में कई पत्रों का आदान प्रदान शुरू हो गया और कालांतर में आनंदीबाई ने श्रीमती कारपेंटर को अपनी आंटी मानना शुरू कर दिया और उनसे कई मुद्दों पर, जैसे बाल विवाह या कम उम्र में विवाह, महिलाओं का स्वास्थ्य, हिंदू धर्म, भारत में महिलाओं की स्थिति आदि पर चर्चा करना शुरू कर दिया। जब आनंदीबाई का स्वास्थ्य खराब रहने लगा और उन्हें कम अंतराल पर बुखार आना शुरू हुआ तो कारपेंटर ने अमेरिका से उनके लिए दवाइयां भेजी। अंततः 1883 में गोपाल राव को पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में पोस्टिंग मिली और वहीं दूसरी तरफ श्रीमती कारपेंटर ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि आनंदीबाई अमेरिका आकर अपनी शिक्षा पूरी करे। जब यह बात सामने आई तो रूढ़िवादी ब्राह्मण समाज ने इसका पुरजोर विरोध किया, युगल दंपति को ताने सुनाए, लोगों ने उन पर पत्थर फेंका, कीचड़ फेंका, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति से संपन्न आनंदीबाई ने सेरामपुर कॉलेज हॉल में लोगों को संबोधित करते हुए अपना निर्णय सुनाया कि वह अमेरिका में मेडिकल डिग्री प्राप्त करने जा रही हैं। उन्होंने लोगों को अपने पुत्र की क्षति के व्यक्तिगत हादसे के बारे में जानकारी देकर इस बात के लिए संतुष्ट कर लिया कि उनकी सोच और अमेरिका जाकर पढ़ने का निर्णय सही है। उन्होंने भारत में हिंदू महिला डॉक्टरों के आवश्यकता पर विशेष बल दिया और उन्होंने लोगों को अपने इस स्वप्न के बारे में बताया कि वह अमेरिका से वापस आकर भारत में महिलाओं के लिए एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगी। उन्होंने यह भी वचन दिया कि वह हिंदू ब्राह्मण के मूल जड़ों को नहीं छोड़ेंगी और ईसाई धर्म में अपना धर्मांतरण नहीं करेंगी। सेरामपुर में उनके द्वारा दिए गए भाषण से उनके समर्थन में मजबूत पृष्ठभूमि तैयार हुई और देश भर से लोगों के वित्तीय समर्थन भी उनके लिए आने लगे। उस समय भारत के वायसराय मार्क्वेस ऑफ रिपन ने उन्हें 200 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी थी। कारपेंटर, जो एक अमेरिकी मिशनरी महिला थीं, जिन्होंने आनंदीबाई जोशी को अपनी पुत्री का दर्जा दिया था, उन्होंने आनंदीबाई को अमेरिका में रहने, वहां पढ़ाई करने के स्वप्न को साकार किया और आनंदीबाई समुद्री जहाज से न्यूयॉर्क पहुंची और फिर वहां पर उन्होंने पेंसिल्वेनिया के मेडिकल कॉलेज में चल रहे दुनिया के पहले वुमेन मेडिकल प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए अपील की। इस पर कॉलेज के सुपरिटेंडेंट और सेक्रेटरी उनके संघर्षों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अनुमति दी। वह भारत की पहली महिला डॉक्टर थीं जिन्हें कोल्हापुर में लेडी डॉक्टर की पोस्ट ऑफर की गई थी। वहीं लखनऊ स्थित एक गैर सरकारी संगठन द इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंसेज ने मेडिसिन के क्षेत्र में वार्षिक स्तर पर आनंदीबाई जोशी अवार्ड की शुरुआत की। 26 जुलाई 1887 को ट्यूबरकुलोसिस के चलते उनका निधन हो गया था। तब वे मात्र 21 साल की थीं। उनके मृत्यु से तत्कालीन ब्रिटिश भारत में शोक की लहर दौड़ गई थी और उनकी चिता की राख और अस्थियां कारपेंटर को यूएसए में भेजी गई थी, जहां उन्हें न्यूयॉर्क में पकेप्सी में उनके परिवार के समाधि स्थल के पास रखा गया था। तो ऐसी महान महिला के बारे में हर भारतीय को जानना आवश्यक है, जिसने हर चुनौतियों और हर बाधाओं को, हर कुरीतियों को पार करते हुए स्त्री शिक्षा और खासकर वेस्टर्न मेडिसिन की शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को प्रेरित किया।